नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विवादों से घिरा वक्फ बिल भले ही पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा से राज्यसभा से पास हो गया हो, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। सच ये है कि असली पिक्चर अब शुरू हुई है, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो कानून है जिसे काला कानून कहा जा रहा है, जो मुसलमानों को बेचैन कर रहा है, ये अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और आप कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत में अब देश के संविधान की अग्नि परीक्षा है। Chief Asauddin Owaisi has filed the petition in the Supreme Court challenge of सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ले जाया गया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊं कि ये वक्फ का मामला क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर पलट जाएगा, क्या मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह का ये जो बिल है, पसंदीदा बिल है, क्या ये खारिज हो जाएगा सबसे बड़ी अदालत में, और क्या ये बिल वाकई संविधान विरोधी है? इन सवालों पर तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज देश भर में इस बिल को लेकर क्या हंगामा रहा, मुझे 2 सेकंड दीजिए, पहले वो जान लेते हैं। और मैं शुरुआत लखनऊ से करना चाहता हूं, जहां आज तड़के सुबह योगी जी एक्शन में आ गए। अभी तो बिल सिर्फ पास हुआ है, अभी तो राष्ट्रपति उस बिल पर मोहर लगाएंगे, वो बिल कानून बनेगा। लेकिन इससे पहले योगी जी एक्शन में आ गए और उन्होंने डीएम को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई जहां जहां वक्फ की इलीगल लैंड्स हैं, इलीगल संपत्तियां हैं, उन पर एक्शन लेना शुरू करिए। और हो सकता है कि मिस्टर योगी इस मामले में मोदी और शाह से भी तेज दिखना चाह रहे हों। यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन, वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी। अब योगी की ये जो रफ्तार है, जो स्पीड है, इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो वो मोदी और शाह को दिखाना चाहते हैं कि हिंदुत्व का सबसे प्रचंड इस वक्त प्रतीक कौन है देश में, और दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव, यानी चुनाव करीब आ रहे हैं। तो 2 रीजंस हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूरे देश भर में, वो चाहे मोदी जी का गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या साउथ इंडिया हो, कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु हो, हर जगह प्रोटेस्ट हुए। और गुजरात में तो बाकायदा मुस्लिम्स ने सड़कों पर आकर गिरफ्तारियां भी दी। सबसे बड़ा जो जमावड़ा हमने देखा वो कलकत्ता में देखा, जहां पर हज़ारों हजार मुसलमान हर तबके के सड़कों पर थे, इस काले कानून के विरोध में थे। और यही सिलसिला हमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, बाकी देश में हर जगह पर दिखा। यानी कहीं ना कहीं बिल को लेकर एक बहुत बड़ा उबाल है, एक बहुत बड़ा आंदोलन तेज होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको आप साझा करें और कमेंट ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसका मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और अब असली खबर पर, और असली खबर ये है कि क्या इस कानून को, क्या वक्फ बिल को अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्या इस बिल को चुनौती दी जा सकती है अदालत में? अब दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में कोई भी कानून बनाया जा सकता है अगर सरकार का एजेंडा हो। और अगर कुछ इस तरह के छोटे मोटे दल हों, कुछ इस तरह के एलाइज हों, पार्टनर्स हों, जो ज़मीर का सौदा बार्गेन करने को तैयार हैं, तो फिर कोई भी कानून पास किया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ इस वक्फ बिल के मामले में भी हुआ। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अगर इस कानून में कोई खामियां हैं, इस कानून में संविधान के अनुसार कहीं ना कहीं कोई उल्लंघन है, कुछ गलतियां हैं, तो क्या फिर इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? और आज मैंने कई वकीलों से बात करी, कई बड़े वकीलों से बात करी। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील तो आपके साथ रूबरू भी होंगे कुछ देर में। और उन वकीलों का यह कहना था, जो बेस्ट ल्यूमिनरीज हैं लीगल, उनका यह कहना था कि ये जो वक्फ बिल है, सीधे सीधे 4 धारा यानी 4 अनुच्छेद, आर्टिकल्स सुप्रीम कोर्ट के, एक नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका सीधा सीधा वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, उनके मुखालिफ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट 100% उसमें इंटरफियर कर सकती है। मैं आपसे चंद सेकंड चाहूँगा, ये जो 4 आर्टिकल्स हैं, चंद सेकंड, 30 सेकंड में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस बात पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि यही बेसिक फाउंडेशन है इस केस को चैलेंज करने की। ये बिल कहाँ कमज़ोर है,
ये 4 आर्टिकल्स हमें बताते हैं। 4 आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल 14 है, ये आप अगर देखें, आर्टिकल 14 संविधान का कहता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का सबका अधिकार है और किसी भी धर्म के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते। और इस वक्फ बिल का जो मजमू है, जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंटेंट हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को सिख, बुद्ध, क्रिश्चियन और हिंदू से अलग करते हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन है इसमें, क्लियर कट। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बड़े वकील मानते हैं, और खासकर वो लोग जो आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेकंड आर्टिकल है, आर्टिकल 25, और आर्टिकल 25 जो है अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को धर्म की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और गवर्नमेंट हो या सरकारी संस्थाएं हों उसके फ्रीडम में इंटरफियर नहीं कर सकती, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। और इस बिल में कुछ इस तरह के कंटेंशियस कंटेंट हैं जो वायलेट करते हैं इस आर्टिकल को, ये भी वकीलों का कहना है। आर्टिकल 25 इसका भी उल्लंघन है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, तरह तरह की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनका प्रबंधन, उनका जो प्रबंधन है उसकी आज़ादी है, यानी कोई भी रिलीजियस बॉडी है उसके मैनेजमेंट की टोटल फ्रीडम है, और उस फ्रीडम में मंदिर भी आते हैं, गुरुद्वारे भी आते हैं, उनकी भी प्रबंधन समितियाँ होती हैं, और इसी तरह से मस्जिद हैं, दरगाह हैं, इमाम बाड़े हैं, जो भी रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, ये सब कुछ प्रोटेक्ट होता है आर्टिकल 26 में। और ये जो बिल है इसको थोड़ा सा वायलेट करता है। अब जिन लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें आप कह सकते हैं सबसे ऊपर तो B.R. अम्बेडकर साहब थे, नेहरू जी थे, सारे लोग थे उस वक्त के। उन्होंने माइनॉरिटीज़ को, हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर जो ईसाई हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अलग से राइट्स दिए, राइट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़। और इसमें मुसलमानों को हर तरह की आपको सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, आप उनको परेशान नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये जो बिल है कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट करता है बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं। तो माइनॉरिटीज़ का आप कह सकते हैं टोटल प्रोटेक्शन हमारे संविधान में दिया गया है, आर्टिकल 29। वकीलों का कहना है कि साहब बहुत से इसके क्लॉजेज हैं इस बिल के जो वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, संविधान के अनुरूप नहीं है, और इनको चैलेंज किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही पड़ेगा, इंसाफ भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों तथ्य तो आपने जान लिए, सारी कहानी आपने समझ ली है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो केस है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता या आज चला गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट में ये केस मेरिट पर है? मेरिट का मतलब है कि क्या इस बिल में खामियां हैं और इस केस को दमदार तरीके से अदालत में लड़ा जा सकता है और इंसाफ पाया जा सकता है? अब मैंने आज इस देश के एक बड़े मशहूर वकील हैं जो इस तरह के मामले उठाते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमेशा हलचल मचाते रहते हैं, महमूद प्राचा साहब, खुलकर बोलते हैं। मैंने कहा प्राचा साहब आप आइए, आज प्रोग्राम में आइए और आप बताइए कि क्या इसमें जस्टिस मिलने की गुंजाइश है। उनका जवाब था 100%। सुनिए प्राचा साहब को। प्राचा साहब, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये जो लॉ जो है ये पास हुआ है दोनों हाउसेस से, क्या इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में, हिंदुस्तान की अदालत में चुनौती दी जा सकती है, चैलेंज दिया जा सकता है? मुझे यस नो में बताइए, एकदम जिस बताइए क्या है। बेशक एकदम 100% दिया जा सकता है, और उसकी वजह यह है कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा के ये कानून लाया गया है। और मैं ये आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं, लॉजिकली बता के, कि अभी तक 2013 का जो कानून था, जो 1995 वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स आई थी, उस अमेंडमेंट को करने में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान था, ड्राफ्ट करने में उसे। एक बात। दूसरी बात यह कि 2013 से आज 2025 हो गई, उसका एक भी प्रावधान संविधान की कसौटी पे कसा जाने के बावजूद बहुत सारी अदालतों में वो एक भी आज तक सेट असाइड नहीं हुआ है। सारा के सारे प्रावधान मौजूद हैं। एक ये मेरी लॉजिकल बड़ी वजह है। दूसरी बात यह कि 2013 के कानून में एक भी प्रावधान ऐसा नहीं था, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो प्रावधान किसी और कानून में
वैसे का वैसा ही मौजूद ना हो। यानी कि जो आपने आर्टिकल 14 की बात की, तो अगर वो दूसरे कानून के लिए वो बात सही है, तो वो वक्फ के लिए क्यों सही नहीं है? ये दो बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से बेशक इसमें फाइल की जा सकती है, और अगर, और ये बहुत बड़ी अगर है, ईमानदारी से फैसला होगा तो ये 100% जीतने वाला केस है। 100% जीतने वाला केस है। आपने लेकिन एक बात बीच में कह दी प्राचा साहब, बड़ा कंफ्यूजिंग। आपने कहा कि अगर अदालत, ये अगर मगर क्या में है, खुलकर बोलिए साहब। अगर मगर क्या है? अगर मगर ये है कि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ये बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है। तो इस केस में जो अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को इस वक्त बिल की लाने की वजह सिर्फ एक है, और वो बहुत हमें साफ तौर पे समझनी पड़ेगी। वक्फ के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है। अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो अमित शाह जी और मोदी जी के प्रिय उद्योगपति अपने आप को कहते हैं, लेकिन है वो सब करप्ट बेईमान लोग जो देश की हर एक संपदा लूटना चाहते हैं। तो वक्त भी एक बड़ी संपदा है, तो ये लूटने के लिए कानून लाया गया है, और इसकी दूसरी कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, एक छोटी वजह ये हो सकती है कि अभी जो देश में हालात चल रहे हैं, ट्रंप साहब ने, टाइमिंग की बात है वो सिर्फ, ट्रंप साहब ने बिल्कुल मोदी जी को अपने सामने विजिबली साष्टांग करा लिया है टैरिफ के मामले में, तो उसकी तरफ से भी ध्यान बटाने के लिए हो सकती है, ये टाइमिंग की बात है। लेकिन बुनियादी वजह यह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू को ये सारी जमीनें चोरी करके देनी है, जैसे सारे पोर्ट्स, जैसे सारे एयरपोर्ट्स, जैसे सारी माइनिंग, जैसे सब कुछ लूट के उनको दे दिया है। वही उसी कड़ी में ये चीज है। इसको और किसी भी नजर से देखे जाना मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं होगा। और ये कानून इसके बाद सिखों के लिए आएगा, क्रिश्चियंस के लिए आएगा, बुद्धिस्ट समाज के लिए तो ऑलरेडी है ही, और उसके बाद ट्राइबल्स के लिए भी। सबसे ज्यादा तो नुकसान लैंड का ट्राइबल्स का हो ही चुका है। हसदेव में अडानी जी इस वक्त क्या कर रहे हैं वो जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का नंबर आएगा, इनका तो आना ही आना है। और उसके बाद जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब खुद जो मंदिरों का जो मैनेजमेंट है वो सरकार के कब्जे से छुड़ाने के लिए, सरकार मतलब भ्रष्ट अधिकारियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए कितनी सारी पिटीशन तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने डाल रखी है। ये सबका नंबर आएगा, लूट तो सबकी होगी, ये तय है। आज भले ही कुछ लोग इसमें आंदोलन में साथ नहीं दे। चलिए, आप कह रहे हैं कि शुरुआत तो मुसलमानों से हुई, लेकिन नंबर सबका आएगा। मैं यहाँ पर एक चीज पूछ रहा हूँ, आर्टिकल 25 संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, वो ये कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी इस मुल्क में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को उसके मजहब की पूरी छूट है, और ये अप्लाइज टू ऑल पर्सन है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी का ये जो कानून है बीजेपी का, कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 25 संविधान का उल्लंघन है प्राचा साहब? और क्या इस पर आपको रिलीफ मिल सकता है सिर्फ एक ही आर्टिकल पे? ये भी 100%। बस मैं एक बात का क्लैरिफाई करना चाहूंगा, यहां भी हमारे देश में आर्टिकल 25 को माइनॉरिटीज के लिए समझा जाता है, उस तरह से, उस नजर से पढ़ा जाता है। सबके लिए है, आपने सही पढ़ा उसको। जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनके लिए भी ये उतनी प्रोटेक्शन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के। क्या ये जो कानून है, ये जो कानून है, क्या ये उल्लंघन है आर्टिकल 25 का, सीधे फ्रीडम ऑफ रिलीजन का? सीधे सीधे आप अपने धार्मिक क्रियाकलाप कैसे करेंगे, वो सरकार कोई नहीं हो सकती, कुछ मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्टेट तो सिर्फ सेकुलर एक्टिविटीज में इंटरफेयर कर सकता है। जो सेकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं कि वक्त में चोरी ना हो, उसके लिए पुलिस का प्रावधान प्रयोग करने की ताकत दी जा सकती है कि आप सीबीआई इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक एजेंसी है जो और यही वक्फ बोर्ड बनाने की मूलभूत भावना यही थी। ये तो इंटरनल अफेयर्स है ना, लेकिन क्योंकि इंटरनल अफेयर्स चलाने में देश में संविधान और कानून से चलना है देश, तो सीबीआई की, ईडी की, पुलिस की, प्रशासनिक अधिकारियों की मदद वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और उनके ऑफिशियल्स ले पाए। ये एक्ट सिर्फ इस पर्पस के लिए आया हुआ। सेकुलर एक्टिविटीज में जो गौरव गोगोई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, अगर सेकुलर एक्टिविटीज की कोई इंपिंजमेंट होगी तो धारा वक्फ जो 2013 का है 96, 97 उसके लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ डायरेक्शंस दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। उससे भी बड़ी बात,
अगर कोई संविधान और कानून के खिलाफ कोई मजहब के अंदर भी, मुसलमान वक्फ बोर्ड के अंदर भी गलत काम कर रहे होंगे, धारा 26 है वो ये साफ तौर पे कहती है कि सीओ साहब पूरे वक्फ बोर्ड की जो रेजोल्यूशन होगी, सारे मेंबर्स ने भी अगर उसे पास किया हो तो वो ये कह सकते हैं कि नहीं आप इसे चेंज कीजिए। अगर वो सीओ साहब जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके कहने पे भी चेंज नहीं करते तो सरकार के पास वो रेफरेंस भेज सकते हैं और सरकार की जो बात होगी वो फाइनल होगी। ये प्रावधान है आज के वक्फ एक्ट में। बताइए इसमें क्या कमी है? जी जी, प्राचा साहब आपने सही समझाया। मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताना चाह रहा हूँ। प्राचा साहब मशहूर वकील सुप्रीम कोर्ट के, जो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ भी रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान में जो ताकत दी गई है हिंदुस्तानी को, उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये जो कानून है उल्लंघन करता है। इन्होंने, प्राचा साहब ने एक बात बड़ा ऐलान कर दिया, इन्होंने कहा कि 100% 100% राहत मिलेगी। ये एक दावा कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आपका ये जो दावा है कि साहब 100% राहत मिलेगी, क्या अगर कोई, मुझे कहना नहीं चाहिए, क्या ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि किस जज के पास ये मामला जाता है? प्राचा साहब देखिए, जो हम कोर्ट्स में गैलरीज में बात करते हैं, आप वो राज एकदम फाश कर रहे हैं। जस्टिस बाय चांस तो है ही, और वो चांस के कई कई आयाम है। एक कौन जज है ये भी एक आयाम है, और जज कौन होगा ये कौन तय करेगा? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मास्टर ऑफ द रोस्टर। इसीलिए तो वो 2018 की जो प्रेस हुई थी, इसीलिए हुई थी ना। तो जस्टिस बाय चांस तो है, लेकिन रोस्टर कौन चेयर करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितना चांस है या नहीं है, ये एक बात है। प्लस दूसरे बहुत सारी चीजें हैं, जो अभी जस्टिस वर्मा का चल ही रहा है केस, वो सब चीजें भी हैं, सरकारी दबाव भी है, सब चीजें हैं। लेकिन मैंने आपको इसीलिए अगर लगाया था ना, वो इन्हीं सब वजूहात की वजह से अगर लगाया था। लेकिन 100%, मैं 99.9% नहीं कह रहा हूं, एक भी प्रावधान इनका 44 में से 44 संविधान के टेस्ट स्टोन पे, यानी कि उसकी जो कसौटी है ना, उस पे खरा नहीं उतर सकता एक भी प्रावधान। बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 99.9 नहीं, 100% इसमें रिलीफ मिलेगा। ये प्राचा साहब जो है ये ऐलान कर रहे हैं। प्राचा साहब एक चीज अगर बोल रहे हैं शर्मा जी, आप हर बार अगर भूल जाते हैं। जी, अगर नहीं ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं कि अगर जो जज प्रेशर में ना हो तो आप कह रहे हैं। मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि जो रिलीफ है 6 महीने में मिलेगा? मैं तो एक लेमैन की तरह पूछ रहा हूं, मैं तो वकील हूं नहीं, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता नहीं है, जिनको हाई कोर्ट की वर्किंग नहीं पता है। मैं चाहता हूं ऐसे लोग, ऐसे दोस्त जो हमारे देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, ये कितना समय लगेगा रिलीफ मिलने में? 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, कुछ इस पर अंदाजा देंगे आप? कि अगर मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस साहब क्या चाहते हैं और बेंच कौन सी बनती है, ये उसी अगर का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जज लोया का केस होगा तो तुरंत, राफेल का केस होगा तो तुरंत, और कोई और केस होगा तो सालों साल, अगर मैं होगा तो सीरियस नोट पे कहूं तो इट विल टेक सम टाइम, इसमें समय लग सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग होगी। इतना जो एकदम, जो जिसको कहते हैं ना, एकदम जो बिल्कुल ही सभी जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, संविधान की बात को आगे भी लेके जाएं, वो इतनी बुरी तरीके से धराशायी किए गए हैं कि इसमें प्लीडिंग्स भी ज्यादा एक्सचेंज करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होगी। बुनियादी बात वही है ना कि क्या चीज की लंबी बहस होनी है। आपके धर्म में कोई और इंटरफेयर करेगा, सरकार इंटरफेयर करेगी, ये साफ तौर पे मना है, संविधान में सीधे सीधे मना है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो सबसे सैंक्टम सेंक्टोरम है, सबसे उनका पायस जगह है बौद्ध गया में, वो बुद्धिस्ट ही चलाएंगे। लेकिन कौन चला रहा है आज? नॉन बुद्धिस्ट मैनेजमेंट उनके पास है। तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। तो लेकिन तथ्यात्मक रूप से, लीगली और लॉजिकली तो संविधान के खिलाफ जाके, मतलब एक तरीके का देशद्रोह है ये, जिसको कानूनी शक्ल दी जा रही है। जी, एक और सवाल है, क्या ये मामला किसी बड़ी बेंच को जा सकता है जहां 4-5 जज बैठ सकते हैं? संवैधानिक बेंच को जा सकता है ये मामला? देखिए, मैंने शुरू में ही आपको 2 लॉजिक्स दिए हैं।
जब इतनी बार चैलेंज होने के बाद भी 2013 के एक्ट में और कोई भी कानून आता है तो वो पुराने कानून की कमियों को दूर करने आता है। वक्फ एक्ट की कमियां तो बहुत सारे लोग टेस्ट कर चुके हैं ना, अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, कमी कोई निकली नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें ज्यादा कुछ ऐसी मुश्किल काम है नहीं कि जिसमें बहुत लंबी कोई चौड़ी आर्ग्यूमेंट होनी है या बहुत डिटेल में बहस होनी है। देर करने के लिए तो आप करते रहिए कुछ भी। हाँ, या तो एक जजमेंट और दूसरी जजमेंट कितनी आई हुई है, एक दूसरे के खिलाफ जजमेंट कितनी आई हुई है। अब मेरे ऑफिस में तो ज्यादा मैं किताबें रखता नहीं हूँ, आजकल तो वैसे भी नेट का जमाना है, ऑनलाइन है, लेकिन अगर आप किसी भी लॉयर के घर में जाएंगे बड़े, तो किताबें ही किताबें रखी हुई, पढ़ना शुरू कर दीजिए, यहां से शुरू किए और 100 साल तक पढ़ते जाइए। लेकिन तथ्यात्मक रूप से इसमें बहस बहुत छोटी है। ये 44 प्रावधान है, 44 प्रावधानों के लिए अगर आप ये मान लीजिए कि 15-15 मिनट भी बहस की जाए तो कितना टाइम लगेगा? कुछ घंटे, इतना ही बार है इसमें, और कुछ है नहीं इसमें। लेकिन ये होगा जब मजबूती से केस लड़ा जाए, जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। और देश में आंदोलन भी हो ताकि जजेस को भी वो मजबूती प्राप्त हो जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसकी तरफ इशारा 2018 में 4 सिटिंग जजेस ने भी किया था। लेकिन जो हो रहा है, ओवैसी साहब ने पिटीशन डाल दिए, ऐसी खबरें आ रही हैं, किसी एक कांग्रेस के सांसद ने भी डाल दी है। ये जो कार्रवाई हो रही है ना, ये बहुत खतरे की निशानी नजर आ रही है मुझे। आधी कच्ची आधी पक्की पिटीशंस के मैं पहले डालूंगा और मेरा नाम हो जाए, वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। ये तो होना क्या चाहिए? प्राचा साहब, आप इतने एक्सपीरियंस लॉयर हैं और इतने नामवर लॉयर हैं, और खासकर मुस्लिम्स के जब मामले आते हैं तो हम आपको हेडलाइंस में देखते हैं। मैं आपकी एक ईमानदारी से राय चाह रहा हूँ कि क्या ओवैसी साहब की जो पिटीशन है या कांग्रेस की पिटीशन है या बाकी मुख्तलिफ मुस्लिम बहुत सी तंजीमें हैं, जमायत इस्लामी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या सबको एक राय होकर आगे बढ़ना चाहिए अदालत में या अलग अलग होना चाहिए? आपकी क्या राय है? नहीं, सिर्फ मुस्लिम्स को ही नहीं, देखिए बुद्धिस्ट समाज को, दूसरी भी जो खास तौर पे माइनॉरिटीज हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जिनकी धार्मिक जो प्रॉपर्टी रखने का हक है उसका हनन हो रहा है, धार्मिक अपनी जो कार्यवाही करने का या अपनी पूजा पद्धति के हनन हो रहा है, उनको सबको साथ मिलके ये चैलेंज करना चाहिए। ये एक बहुत ही 100% जीतने का एक पहला स्टेप होगा। लेकिन जो हुआ है उसको भी आप देख लीजिए। अभी तो ये पिटीशन, ये बोला जाएगा कि ये अभी प्रीमेच्योर है, अभी तो ये कानून बना ही नहीं, सरकार ने बनाया, अभी उसका गजट नोटिफिकेशन आया नहीं, आपने चैलेंज कर दिया। तो ये जीतने के लिए, ये हारने के लिए, इसी बात पे पिटीशन डिसमिस होगी है। आप ये देखिए ना बात, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जज बना दिया लेकिन सरकार उसे नोटिफाई नहीं करती। तो नोटिफिकेशन तो पहला स्टेप है ना किसी चीज को कानून बनने में, और वो भी नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि ये इस डेट से लागू होगा। लेकिन नोटिफिकेशन ही काफी है चैलेंज करने के लिए, उससे पहले चैलेंज करना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आई एम रियली सरप्राइज्ड, बट आप उन विद्वान लोगों से खुद पूछ सकते हैं क्यों डाला हुआ। प्राचा साहब ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो ये लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास हुआ है, ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां पर मोहर लगेगी, फिर ये कानून बनेगा। उसके बाद जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया, ये आपस में बैठ के बिना किसी राजनीति के कि भाई तुम ओवैसी हो, मैं कांग्रेस हूं, ये तुम्हारा वोट, वो तुम्हारा वोट, ये सब नहीं होना चाहिए। मुस्लिम के हितों में एकजुट होकर एक मन से सही समय पे ये पिटीशन करनी चाहिए। और एक आपने एक और बात कही कि मुस्लिम्स का जो आंदोलन है, उनकी जो आवाज है सड़कों पर, उसका भी एक दबाव होना चाहिए, जो कम से कम जो जज साहिबा हैं या जज साहब जो हैं, उनको एक पॉलिटिकल प्रेशर के बदले एक ताकत दे पाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता और पिटीशन दोनों एक साथ? समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली चीज तो मैंने मुस्लिम्स के लिए नहीं कही, सबके लिए कही है कि सबको एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान के ऊपर हमला है, इसलिए मुस्लिम्स के ऊपर ही अगर संविधान टूटेगा तो बुद्धिस्ट को भी आना चाहिए, बाकी भी आए जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये जो हम सॉलिडेरिटी में खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके, हमने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि आप डरो मत, देश की जनता आपके साथ खड़ी है, आप किसी अमित शाह साहब के, मोदी जी के या किसी और दबाव में मत आओ। इतना भर के लिए प्रोटेस्ट होने जरूरी है ताकि जस्ट जो है आजकल जो खुद बोल रहे हैं दबाव में, वो दबाव के बिना, दबाव रहित होकर काम कर सकें। उसके बाद जीत ही जीत है।
ये है बुनियादी बात जो मैं कह रहा हूँ। इनका आखिरी में जो प्राचा साहब ने इशारा किया है कि जो जनता है, जो इस देश की जनता है, जिसके लिए कानून बनते हैं, संविधान जिस जनता के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट करना होगा, सो दैट जो जजेस हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, वो प्रेशर न्यूट्रलाइज हो, वो प्रेशर को कहीं ना कहीं जनता के दबाव से खत्म किया जाए। और अगर ऐसा होता है तब प्राचा साहब का कहना है कि साहब ये जो केस है मेरिट पर है, संविधान का उल्लंघन है और इसमें हर सूरत में हर तरह से इसमें इंसाफ मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। प्राचा साहब आप आए, आपने अपनी मसरूफियत के बीच में इतना समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।